नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर कुलदीप शर्मा, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, केजी स्टोन हॉस्पिटल, अजमेर। आज हम चर्चा करेंगे उन बच्चों के बारे में जिनके माता पिता को यह शिकायत रहती है कि उनका बच्चा बिस्तर गीला करता है। तो यदि आपका बच्चा भी बिस्तर गीला करता है या आप इस मैटर से किसी तरह से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। इसमें हम चर्चा करेंगे कि ये बच्चे बिस्तर गीला क्यों करते हैं, उनका इवेल्युएशन हम कैसे करें और इससे संबंधित इलाज हम कैसे करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बिस्तर गीला करने के दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं। जिन बच्चों को बिस्तर गीला करने की आदत होती है उनका लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम हो जाता है, मतलब उनमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। इन बच्चों को इनके माता पिता से बेवजह डांट पड़ती है जिसके कारण इनका और कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। घर में चिड़चिड़ेपन का माहौल बन जाता है। बच्चा कहीं भी जाने से घबराने लगता है। अपने कहीं नाइट कैंप में या कहीं अपने रिश्तेदार को जाने में इनके परिवार को परेशानी आती है कि बच्चा हमारा बिस्तर गीला ना कर दे। तो हमें जानना होगा कि ये बीमारी कितनी कॉमन है, किस तरह से प्रिवेलेंट करती है। यह बीमारी 5 साल के बच्चों में करीब करीब 15% बच्चों में होती है। तो ये कोई अनकॉमन बात नहीं कि आप ही का बच्चा बिस्तर गीला कर रहा है, ये बहुत ही कॉमन बात है। और 15% बच्चे जो 5 साल की उम्र के हैं वो बिस्तर गीला करने की बीमारी से ग्रसित हैं। हालांकि बीमारी खुद ही ठीक हो जाती है धीरे धीरे। 15 साल की उम्र तक आते आते करीब 1% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो बिस्तर गीला करने की समस्या से जूझ रहे होते हैं। हालांकि खुद ठीक हो रही है बीमारी, लेकिन इसके बड़े साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ते हैं और बड़ा ही ये परेशानी का कारण बन जाती है। तो इसलिए इस बीमारी के बारे में हमें जानना जरूरी है। लड़कों में बीमारी लड़कियों की तुलना में दुगनी होती है। इस बीमारी को हम नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस या एन्यूरेसिस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? 5 साल से बड़ा बच्चा अगर अपना बिस्तर गीला करता है रात को सोते समय तो इसे हम नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस कहते हैं। 2 तरह की होती है ये, मोनोसिम्टोमेटिक और नॉन मोनोसिम्टोमेटिक। मोनोसिम्टोमेटिक फिर से 2 तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस बच्चा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने बिस्तर गीला नहीं किया हो, मतलब वो कभी भी ड्राई बेड नहीं सीख पाता है लंबे समय के लिए। जबकि सेकेंडरी में क्या होता है, बच्चा कम से कम 6 महीने का पीरियड ड्राई बेड निकालता है, मतलब वो 6 महीने तक बिस्तर उसने गीला नहीं किया है। इसके कोज थोड़े डिफरेंट होते हैं और जनरली इसमें साइकोलॉजिक इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। जैसे कि इनके पेरेंट्स में जनरली अगर अनबन रहती है या डाइवोर्स हो चुका होता है, या इनके कोई छोटा भाई बहन हुआ हो जिस पे अटेंशन इनके पेरेंट्स का ज़्यादा रहता है, या इनको किसी और तरह का मेंटल डिस्टर्बेंस हुआ हो, सपोज कोई इनको सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो, बच्चों को किसी तरह का इन पे डांट पड़ती हो ज़्यादा, किसी बात को लेके इनसे लोग नाराज़ रहते हो, तो ये भी एक सेकेंडरी नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस का कोज है। तो इसके तरीके जानने के बाद हम ये जानना चाहेंगे कि ये होती क्यों है आखिरकार। ये एक मल्टीफैक्टोरियल बीमारी है। जेनेटिक कोज के साथ साथ दूसरे फैक्टर्स भी इसमें शामिल होते हैं। जनरली 3 ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, किडनी, ब्लैडर और ब्रेन। तो ये एक तरह से यूरिनरी ब्लैडर का, पेशाब की थैली का मैच्योरेशनल डिले है। इसमें किडनी क्या करती है, हम जानते हैं किडनी हमारी यूरिन बनाने का काम करती है। अब इन पेशेंट्स में क्या होता है, किडनी ज़्यादा यूरिन बनाती है। एक हार्मोन होता है अपनी बॉडी में डेस्मोप्रेसिन, जिसके डायर्नल वेरिएशन के कारण रात में हमें कम पेशाब बनता है। लेकिन इन पेशेंट्स में ये वेरिएशन की कमी होने के कारण रात में भी ज़्यादा पेशाब बनता है। तो पहली दिक्कत हो गई कि किडनी ज़्यादा यूरिन बना रही है। दूसरी दिक्कत होगी इनकी ब्लैडर की कैपेसिटी सामान्य ब्लैडर से थोड़ी छोटी होती है, तो पेशाब ज़्यादा बन रहा है लेकिन उसको रोकने की जगह नहीं है ज़्यादा। तीसरी गड़बड़ होती है इन लोगों को अरोजल डिफेक्ट, मतलब ये जग नहीं पाते हैं, इनकी नींद भारी होती है। तो 3 समस्याओं के कारण पेशाब ज़्यादा बन रहा है, थैली रख नहीं पा रही है और बच्चा जग नहीं पा रहा है, तो बिस्तर गीला हो जाता है। बच्चे की इसमें कहीं गलती नहीं है, लेकिन डांट बच्चे को पड़ जाती है। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इस बीमारी में बच्चे की कहीं गलती नहीं है। उसे डांटने का, उसे प्रताड़ित करने का इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। इनफैक्ट अगर वो और साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में जाएगा तो ये बीमारी बढ़ेगी, ये ठीक नहीं होगी। अब हमने जैसे जान लिया कि बीमारी होती क्यों है, तो अब इसका इलाज करना भी आसान है।
इलाज करने की जो ट्रीटमेंट है, सबसे पहला ट्रीटमेंट ये है कि हमें पेशाब कम बनाना है। कम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? कम बनाने के लिए हम उसे कहेंगे कि भैया अब शाम से आप बच्चे को शामिल करना ज़रूरी है ट्रीटमेंट की। इसमें बच्चे को समझाना ज़रूरी है, बच्चे को समझना भी ज़रूरी है। तो बच्चे को हम समझाएं कि बेटा अब अपने को शाम से लिक्विड कम पीना है, दोपहर बाद में चाय नहीं पीनी, कॉफ़ी नहीं पीना, मीठी चीज़ें नहीं लेनी, और हमें लिक्विड भी कम लेना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरे दिन का लिक्विड कम कर देंगे। बच्चे ने जो लेना था पूरे दिन भर में लिक्विड, वो हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मॉर्निंग और आफ्टरनून आवर्स में, और शाम को हम उसे कम लिक्विड लेने के लिए कहेंगे। दूसरी खास बात है, यूरिन करके ही सोना है। पेशाब करके बिस्तर में बच्चे जनरली जाते हैं और उसी में सो जाते हैं, तो बच्चों को सोते समय फिर से एक बार यूरिन कराना ज़रूरी है। इन बच्चों का इवनिंग मील हम एक फिक्स टाइम पे करें। जनरली सोने और खाने के बीच में, डिनर और अपना बेड टाइम के बीच में 3 घंटे का गैप होना ज़रूरी है। तो हम बच्चों को कहते हैं आप टाइम पे अपना रेगुलर टाइम पे खाना खाइए, उसके बाद थोड़े पानी की ज़रूरत रहती है तो लीजिए, और उसके बाद कोशिश करिए पानी हमें ना लेना पड़े। अगर कुछ मुंह में प्यास लगती है तो थोड़े दिनों में आदत पड़ जाती है, कुछ हम चूसने की चीज़ ले सकते हैं। एक तो हमें बेड टाइम से जस्ट पहले यूरिनेट करना है, पेशाब करना है, और दूसरा हमने इवनिंग से रेस्ट्रिक्टेड लिक्विड हमने लिए हैं। अब तीसरी बात, हमें जगना सीखना है, तो उसके लिए होती है अलार्म थेरेपी। स्पेशली एक डिज़ाइन डिवाइस होती है जिसको अंडर गारमेंट्स में फिट करते हैं, जिससे जैसे ही वेट एपिसोड होना वाला होता है, मॉइस्चर को देख के ये अलार्म करती है, जिससे बच्चा जग जाता है। लेकिन ये सब जगह अवेलेबल नहीं है, तो इसका हमने एक तरीका सोचा है। बच्चे को, माता पिता को हम कहते हैं कि आप ये दोनों पहले वो दोनों यूरिन करा के सोना और लिक्विड रेस्ट्रिक्टेड के बाद हम देखते हैं कि कितनी बजे बिस्तर गीला करता है। सपोज बच्चा 1 बजे बिस्तर गीला करा तो 1:45 बजे का अलार्म लगवा देते हैं और बच्चे को पूरी तरह से नींद से जगाते हैं, बच्चे को जगना सिखाते हैं। अगर बच्चे का हमने हाथ पकड़ के टॉयलेट ले गए, उसको यूरिन करा के वापस सुला दिया, तो इससे उसको फ़ायदा नहीं होगा। उसको फ़ायदा तभी होगा जब हम उसे जगाएंगे, नींद से जगा के उसे पूरे होशो हवास में उसे यूरिनेट करवाएंगे, और फिर उसे वापस कपड़े चेंज करने तो चेंज करवा के और इस तरह से उसे वापस सुलाएंगे। तो तीसरा हो गया अलार्म थेरेपी। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ये है इनाम। बच्चे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है। मतलब उसे कहना है कि बेटा अगर आपने बिस्तर गीला नहीं किया तो अगले दिन उसको इनाम देना है। इनाम का मतलब चॉकलेट देना ही नहीं होता, टॉफ़ी चॉकलेट ही नहीं होता। इनाम का मतलब हम उसे उसकी पसंद की सब्जी बना सकते हैं, उसे थोड़ा प्यार कर सकते हैं, उसके पिग्गी बैंक में कुछ पैसे डाल सकते हैं ताकि वो अपने पैसे इकट्ठा करके अपनी पसंद का कोई ड्रेस लेके आ सके, खिलौने ला सके। तो इन 4 चीज़ों को हम रेगुलरली फॉलो करते हैं तो बच्चे को काफ़ी इंप्रूवमेंट इसी से हो जाता है। और उसके बाद भी अगर पूरी तरह से रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फार्माकोलॉजिक थेरेपी भी होती है। फार्माकोलॉजिक थेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट होने की संभावना रहती है, जिसके कारण यह केवल आपके कंसर्न डॉक्टर को ही लिखनी चाहिए और वही देख के आपको बताएं, इसलिए हम इसको ज़्यादा मेंशन नहीं करेंगे। कुछ दवाइयाँ होती हैं, डेस्मोप्रेसिन, इमिप्रेमिन, जैसे ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हुआ, एंटीगोनर्जिक दवाइयाँ हुई, तो ये दवाइयाँ होती हैं इसके लिए, लेकिन ये आपका डॉक्टर ही आपको इवेल्युएट करके ये आपको मेंशन करेगा। तो इस तरह से हम नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस जैसी साधारण किंतु गंभीर दुष्प्रभाव वाली बीमारी से हम बच सकते हैं। अगर आपके रिश्तेदार को या आपके जानकारी में किसी को ये समस्या है तो आप उसे यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। किसी तरह की अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू।